दोस्तों नमस्कार। इस बार यूपीएससी का जब रिजल्ट आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार के हैं, यानी बिहार से सबसे ज़्यादा देश को आईएएस आईपीएस मिला। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा देखा गया है कि बिहार से जो सिविल सर्विसेज हैं या कल यूपीएससी में है, बिहार के बच्चे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी लेते हैं और उनका परिणाम भी बढ़ चढ़ कर आता है। आज इसी मसले पर हम लोग बात करेंगे। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये आईएएस अफसर हैं। इनकी शुरुआत जहानाबाद जिले से हुई थी बतौर एसडीओ, वहाँ वो डीएम बन के भी आए थे, कमिश्नर भी रह चुके हैं दरभंगा के, और कई सारे पोस्ट पर रहे हैं। 2014 में ये रिटायर किए, उससे पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी ये रह चुके हैं। आज हम सर से जानेंगे कि क्या वजह है कि बिहार की मिट्टी में इतनी प्रशासनिक क्षमता है या यहाँ के युवा इतने प्रशासन के प्रति आकर्षित होते हैं। सर का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है, इसलिए सर को समाज की भी समझ है, कई जिलों में रहे हैं। सर का अपना व्यक्तित्व भी इस तरह के है कि इस तरह के बच्चों से बात भी करते रहे हैं। और अभी यह हमारे सामने है। स्वागत है राणा अवधेश सर आपका, अब हमारे दर्शकों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी धन्यवाद। सर थोड़ा सा शुरुआती परिचय अपना बता दें, एजुकेशन वगैरह क्या हुआ, ताकि सुनने वाले एक रिलेट कर पाए। मैंने पटना साइंस कॉलेज से एमएससी किया, उसके बाद एमबीए किया मैंने, और मैनेजमेंट में पीएचडी भी मैंने किया। तो वैसे मेरा नाम डॉक्टर राणा अवधेश भी कहा जा सकता है। जी जी सर, पीएचडी होल्डर है, अभी पीएचडी पे एक सीरीज हम लोग चला चुके हैं। जी सर, जैसा कि आपने अभी एक प्रश्न किया, बिहार की मिट्टी, बिहार की आबोहवा और प्रशासनिक तंत्र के बारे में आपने दोनों को कोरिलेट करने की बात आपने की। जी जी। इसका ऐतिहासिक कारण है। जी। बिहार में आप ये देखें कि भारतवर्ष का इतिहास बिहार के इतिहास से शुरू होता है। जी। उस वक्त बिहार नहीं, उस वक्त मगध था, और मगध के इतिहास से ही रिटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम मगध डायनेस्टी, मौर्यकालीन सर। हाँ, मॉडर्न मगध डायनेस्टी। जी जी सर। अब आप अगर उस वक्त से अभी तक देखें, इतिहास के पन्नों पर एक बार मुड़ करके उसका अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आदिकाल से ही, शुरू से ही बौद्धिक विकास बहुत तगड़ा था। जी। हर क्षेत्र में एक से एक विद्वान यहाँ हुए। आप समझिए कि नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, जी जी, ये विद्यालय जी जी, पूरे विश्व में नामी है। ये नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं था। जी जी। विक्रमशिला भी बिहार में ही। जी जी। तो इन सब क्षेत्रों के चलते मैं ये मानता हूँ कि बौद्धिक क्षमता के विकास का वातावरण यहाँ शुरू से रहा है। जी जी। और सर ने एक विश्वविद्यालय तक्षशिला का जिक्र किया, और मैं बता दूं कि तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, लेकिन वो भी जब बना था तो वो भारत का ही अंग था। जी सर, आप सही कह रहे हैं। तो इसी क्रम में एक बात और मैं कहना चाहूँगा। आपका जो प्रश्न था कि क्यों यहाँ के लड़के आईएएस आईपीएस की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, इसका दूसरा ऐतिहासिक कारण ये है कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर अधिकार किया तो इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी, और लॉर्ड क्लाइव ने इसकी स्थापना हिंदुस्तान में रखी थी। बाद में जब गवर्नर जनरल हुए, बहुत सारे लोग हुए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में उस वक्त बिहार से ज़्यादा बंगाल का नाम था। जी जी। और बंगाल का ये सूबा, उसमें भी आज का बिहार, आज का बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का असम, आज का झारखंड और आज का उड़ीसा प्रांत, ये सारा प्रांत, सारे क्षेत्र उसी में थे। जी जी। उस वक्त एक नया सिस्टम उन लोगों ने लागू किया, अंग्रेजों ने, इसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता था। जी। और जब यहीं से
बिहार के लोगों का स्वाभाविक जुड़ाव आधुनिक प्रशासन से होता है जी। और ये एक परंपरा सी बन गई। इसके मेरिट्स पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतिहास को बता रहा हूँ मैं। एक परंपरा सी बन गई कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ने का प्रयास करने लगे जी। उस वक्त भी ज़मींदार का कारिंदा होना, हाँ। ज़मींदार का कोई मुंशी होना, कोई उसके साथ काम करना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। और उसी के बाद कलेक्टर शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ब्रिटिश एजेंट को या ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजा जाए जो कि ब्रिटिश के हितों को देखे और इन लोकल ज़मींदार्स पर कंट्रोल करे। जी। तो कलेक्टर शब्द का शुरुआत उसी वक्त हुआ था, और कलेक्टर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के होते थे। जी जी। हाँ तो एक प्रशासनिक जो आबो हवा थी ये बिहार के इतिहास में ही है। जी हाँ, मैं तो यही समझता इसकी हूँ। शुरुआत मौर्यकालीन है, यानी कि मगध क्षेत्र से जो बहुत पुराना, बहुत पुराना। बहुत और फिर मध्यकाल में अंग्रेजों के ज़माने में आके एक बार पुनः वो और ज़्यादा प्रभावी हो गया। लेकिन सर इतिहास तो ठीक है, लेकिन जो यूपीएससी की सेवा है सर, इसमें काफ़ी ब्रिलियंसी की ज़रूरत होती है। तो इतिहास एक तरह से आप में तेज भी देता है, ज्ञान भी देता है, बौद्धिकता भी देता है, इच्छाएं तो प्रकट करता है। लेकिन अब तो भारत के हर हिस्से में वो इच्छाएं हो सकती हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि बिहारी दिमाग इतना बढ़ चढ़ कर बोलता है सर? देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई है जी। कि बिहार के लड़के, बिहार के बच्चे, बिहार की युवक युवतियाँ कम से कम स्थिति में भी अपने आप को बहुत ऊंचा रखने का सफल प्रयास करते हैं। जी जी। मैंने देखा है दिल्ली में यहाँ के लड़के अंधेरी गलियों में एक रूम ले करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। और मैंने उससे उन लोगों से कभी मेरी भेंट हुई तो मैंने किसी से पूछा, एक सफल आईएएस के सफल अभ्यर्थी से मैंने पूछा कि भाई तुम दिल्ली कितना तुमने घूमा? तो कहा उसने कि सर हमको तो सिर्फ एक ही रास्ता याद है, स्टेशन से यहाँ तक का और यहाँ से स्टेशन तक का। जी ये बड़ी बात है। जी जी जी। दिल्ली में रह करके एक आध 2 साल पढ़ करके और इतने अपने आप को कंसंट्रेट करके विद्या अध्ययन करना, ये बड़ी बात है। जी। सामान्यतः लोग जब बड़े शहर में जाते हैं तो उनका रुझान उनकी बदल भी जाती है, आकर्षण बदल जाता है। ऐसा यहाँ के लोगों में कम होता है या कम हुआ है। ये भी एक कारण है कि लोगों ने एकदम वो अर्जुन वाली दृष्टि, मछली के आँख वाली, पर। हाँ, ये है यहाँ पर। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि बिहारी बच्चों में जो त्याग है और तपस्या है और जो लक्ष्य पे केंद्रीकरण है, लक्ष्य पे जो साधने की क्षमता है, वो गजब की है। और मिनिमम रिसोर्सेज में वो दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हैं और अपने रूम से घर, स्टेशन यानी कि घर से आना जाना या एग्ज़ाम देना और सीधे रूम, कोई आकर्षण में नहीं, कोई बिखराव में नहीं, कहीं भटकाव में नहीं, सिर्फ सतत प्रयास करते हैं। यह एक वजह है। अब सर ये कहेंगे कि बिहार में जो ज़्यादातर आबादी है, यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है। मैं थोड़ा व्यवहारिकता में भी आता हूँ, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं खुद दिल्ली में हूँ, देखता हूँ। तो क्या ये अफसरों का अभाव जो है, यहाँ पे अफसर बहुत ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के ही ज़्यादातर अफसर है और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये भी कहीं एक वजह है सर? एक बार मैं पुनः बीते हुए कल की ओर देखूँगा। जी बिल्कुल। ये सच्चाई है कि बिहार नेग्लेक्टेड भी रहा। जी। स्वतंत्र भारत में भी शुरू में यहाँ प्रशासनिक पद पर साउथ इंडियन लोगों की पोस्टिंग होती थी। अच्छा। उसके बाद बंगाल के लोगों की पोस्टिंग होती थी। और मैंने अपने बचपन में देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े अफसर जब उनका नाम या तो दक्षिण भारत का नाम होता था या बंगाल का नाम होता था। इसके बाद
बिहार के दरभंगा क्षेत्र के लोगों ने पदार्पण किया इसमें। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जो सैलाब आया तो सारा बिहार इसमें चला है। जी, तो जो ये कहते हैं ना कि ये जो पूरा जो कुंभ था, मतलब कि अमृत कुंभ था, उसको तोड़ने का काम दरभंगा क्षेत्र से ही हुआ। और वहाँ के फिर लोगों ने जैसे प्रशासनिक सेवा को जैसे बीट किया तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा। आप सही कह रहे हैं जी। तो अब ये कहीं बिहार में जो सामंती वैसा, जैसा आप अपने ऐतिहासिक पक्ष में भी वर्णन कर रहे थे कि जमींदारी व्यवस्था में एक उसका अदना सा सिपाही होना भी मायने रखता था, हनक होती थी। तो ये जो हनक है, लाल बत्ती है, हालांकि लाल बत्ती का अब कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये जो हमेशा घिरे रहने का या विशेष होने का जो एक दम्भ है, यह भी एक आकर्षण है कि प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा लोग जाते हैं। आप जो शब्द कह रहे हैं, मैं उन शब्दों को दूसरे ढंग से कहना चाहूँगा। सामंतवाद का काफ़ी असर है इसमें, जी, यहाँ के साइकी जी, यहाँ के मनोविज्ञान पर हाँ, सामंतवाद का असर है। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए यहाँ से ज़्यादा लोग और आजकल के बच्चे भी ज़्यादा लोग उसी तरफ देखते हैं। जी। और बिहार में आप दर्शकों कभी आप आएंगे तो अगर किसी से, ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी से आपकी भिड़ंत हो जाती है बोलचाल में ही, तो हर व्यक्ति का किसी न किसी राजनेता से पहचान होता है, किसी न किसी अधिकारी से होता है, किसी न किसी दरोगा से होता है। तो ये बिहार की संस्कृति है कि यहाँ ये जो नाम मैंने लिया उनका एक पद प्रतिष्ठा पहचान है। परिवार में अगर एक आईएएस हो गया तो पूरा परिवार आईएएस हो गया। हर गाड़ी पर आपको पुलिस लिखा मिलेगा और इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। एक बात और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आईएएस रहे, कई जिलों में रहे और आपका एक विस्तृत मतलब कि अनुभव है। जिस आकर्षण से बच्चे जॉब में आते हैं आईएएस के, आगे जब काम करते हैं तो क्या वो आकर्षण बरकरार रहता है या वो कहीं दरकता हुआ दिखता है कि सोचे तो बहुत कुछ थे लेकिन यहाँ काम का बहुत दबाव है, बहुत जवाब देना पड़ता है, पब्लिक आउटपुट बहुत देना पड़ता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। बल्कि मैं ऐसा कहूँगा हाँ। कि बहुत सारे क्षेत्रों में, हाँ। प्रशासनिक क्षेत्रों में यहाँ के लोगों ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया है। जी। और एक से एक लोग, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, वैसे नाम लेना उचित भी नहीं, लेकिन आज़ादी के शुरुआत से बिहार के आईसीएस ऑफिसर, बिहार के आईएएस ऑफिसर कई ऐसे हैं जो पूरे देश के स्तर पर जाके चमके और दिल्ली में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जी। तो ये मैं मानता हूँ कि जो लोग भी हैं इसमें वो लोग अपना काम सही करते हैं। जी। और सर एक बहुत पॉपुलर ये माना जाता है, हम लोग भी बाहर रहते हैं तो बोलते हैं बोलचाल में कि जितने भी महानगर हैं जिसमें कलकत्ता है, दिल्ली है, मुंबई है और भी जैसे सूरत वगैरह ले लें, तो कहा जाता है कि बाहर काम करने वाला हाथ और दिमाग दोनों की जो सप्लाई है वो बिहार से ही होती है। यानी अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी बिहारी हैं और जो मजदूर तबका के हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, कहीं रेहड़ी पर हैं, कहीं ठेला लगाते हैं, खुमसाब में लगाते हैं, वो भी बिहारी हैं। तो ये जो कंट्रास्ट है सर, एक तरफ हायर पोस्ट में भी बिहारी लोग हैं, एक तरफ लोअर पोस्ट में भी मतलब काम करने वाले बिहारी हैं, ये आप इसको कैसे देखते हैं सर? कुछ हद तक इसको भी मैं अपने इतिहास के ज्ञान से जोड़ूंगा। जी जी। आप देखें कि विश्व के इतिहास में उन्हीं देशों ने बहुत नाम किया, नाम कमाया जो अपने देश को छोड़कर बाहर निकले, जैसे ब्रिटिशर्स बाहर निकले। और एक ज़माना था जबकि सारी दुनिया में उनका राज था, उनके साम्राज्य में सूरज भी नहीं डूबता था। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि वे एक्सट्रोवर्ट थे, बाहर निकलते थे और सब जगह फैलते थे, जाते थे, और वो होम सिकनेस नहीं था, ये सब बात थी। जो कुछ भी कारण रहा हो या जो कुछ भी कारण यहाँ हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या जिस कारण से भी हो, यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ मात्र कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे लोगों का जीवन यापन हो सकता है। और जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो जनसंख्या के अनुसार कृषि उसको झेल नहीं पा रही है। तो बाकी जो लोग जो लोग जा रहे हैं उनको तो बाहर जाना ही पड़ता है। तो उनमें जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो शारीरिक श्रम करते हैं और शारीरिक श्रम करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में भी वो काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक ज़माने में पंजाब में मात्र गेहूँ उपजता था
हाँ। और आज पंजाब का राइस बाहर एक्सपोर्ट होता है, वो बिहार की देन है। बताइए। और आपको मैं और एक एग्जांपल, आप तो बहुत अच्छा बताए, गिरमिटिया मजदूर, कई देशों की स्थापना इसने कर दी। तो बिहारी तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी जब करता है काम तो मनोयोग से काम करता है और उसमें भी चमकता है। और जो पढ़े लिखे हैं उनका तो कहना ही क्या है, अगर एक बार ठान लेते हैं तो किसी भी को पूरा करते हैं, किसी भी उद्देश्य को पूरा करते हैं। जी। तो सर की बातें बहुत ही प्रेरक है, और जो हमारे युवा इस बातचीत को सुनेंगे वो भी प्रेरणा से भर जाएंगे कि उन्हें भी अपने जीवन में कुछ न कुछ तो ऊंचा मुकाम पाना है और दिखाना है समाज में। अब जो सर अगला सवाल है कि आपके लिए क्या प्रेरणा थी इस सर्विस में आना और ये पूरा जीवन इसमें देना, और अभी भी आप सक्रिय हैं, सक्रिय भूमिका में, रिटायर होने के बाद भी आप मंत्री हैं अभी बिहार विद्यापीठ में, तो क्या प्रेरणा है? मेरे पिताजी भी सरकारी सेवा में थे, एक ये था। दूसरा, परिवार का जो बैकग्राउंड है वो भी काम करता है। जी। ऐसा है, यदि मेरे पिताजी बिजनेस के क्षेत्र में होते तो संभव है मैं उसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं अर्पित करता। लेकिन चूंकि वो सरकारी क्षेत्र में थे और सरकारी क्षेत्र में रहने के कारण मुझे बचपन से ऐसे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो बड़े सफल आईएएस रहे। जी। और जब मैं उसको बचपन में देखता था, बचपन का मतलब जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तो एक बार मैं अपने पिताजी के साथ स्टीमर से पटना से हाजीपुर जा रहा था। उस वक्त पटना से हाजीपुर जाने का कोई पुल नहीं था। तो मेरे पिताजी ने बुलाया मुझे और एक व्यक्ति से मेरा परिचय कराया। वो हाजीपुर के उस वक्त के 1964 के एसडीओ थे। अच्छा। उनका नाम था CR वेंकटरमन। अच्छा, ये नाम तो काफ़ी पॉपुलर है जी। आज वो नहीं हमारे बीच, लेकिन काफ़ी नामी आईएएस ऑफिसर रहे वो। और मेरे पिताजी ने मेरा परिचय उनसे कराया, और जो उनके व्यक्तित्व से जो मैं आकर्षित हुआ, वो मेरा पहला माइलस्टोन बना जी। इस क्षेत्र में आने का। जी। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं मिला, और जब कभी भी ऐसे लोगों को मैं देखता था तो मैं दिल सोचता था काश मैं भी कुछ इस रास्ते पर आगे बढ़ता। जी। इसमें दूसरा नाम है श्री विजय शंकर दुबे जी का। हाँ, तो बड़े नाम है सर जी, बहुत काम किया। तीसरा नाम है, वो तो हम लोग का कंटेम्प्रेरी ही रहेंगे, कुछ सीनियर से, श्री RK सिंह का। अच्छा। जी। ये सब ऐसे कुछ नाम हैं जो पटना से जुड़े हुए थे। विजय शंकर दुबे जी भी पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, RK सिंह भी पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और मैंने अपने इस सेवा में आने से पहले मैंने देखा ये किस प्रकार वो चमकते थे पटने में, और किस प्रकार उनका आभा मंडल दूसरे को प्रभावित करता था। उसी आभा मंडल ने मुझे भी प्रभावित किया, और उसी तरह की कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मैं इधर आया। जी। अब अंतिम के 2 सवाल और हम लोग लेते हैं सर, ताकि हमारे युवा पूरा जान सके। आप जब काम किए होंगे, एक IAS बनने से पहले का पैसा होगा, फिर काम किए होंगे, रिटायर होने के बाद आप अपने जब कामों को देखते हैं, बीइंग एन IAS, रिटायर्ड IAS, कितना संतुष्टि आपको मिलता है एक जीवन से, कि कितना आप समाज को दे पाए, और जो अधूरी ख्वाहिश है उसके बारे में? समाज को जो देना था उसके तो मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। जी सर। मैं जितना दे सकता था हाँ। उतना समय नहीं मिला मुझे। जी। और भी ज़्यादा देना चाहिए था मुझे। जी। सच्चाई ये है कि प्रशासनिक सेवा में एक ऐसा अवसर लोगों को मिलता है जिससे किसी के आंख के आंसू को वो पोंछ सकता है, किसी के पेट की भूख को वो शांत कर सकता है, और किसी की लज्जा की रक्षा कर सकता है। क्या बात है सर। जी सर। बहुत सारे मौके ऐसे मिले, जबकि ऐसे वारदात, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, मुझे याद है भी बहुत सारे, जबकि मुझे अपने कर्तव्यों पर खुद से नाज हुआ कि मैंने ऐसा किया। मुझे कठिनाई हुई,
लेकिन वो कठिनाई थी, आई और चली गई। लेकिन किसी के ज़िंदगी में अगर वो एक नया सवेरा बन करके आया तो सबसे बड़ा रिवार्ड मेरे लिए था। शायद मैं इंजीनियर कहीं रहता, इंजीनियरिंग प्रोफेशन को मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जगह कहीं रहता, एमबीए के रूप, एमबीए तो मैं खुद हूँ भी, लेकिन एमबीए के रूप में कहीं मैनेजर रहता तो शायद उतना नहीं कर पाता। लेकिन इस प्रकार जो मैंने किया वो आज भी मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। जी। यदि अपने मुंह से ये बात कहना उचित हो तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे नूतन प्रयोग मैंने किए। जी। एक जिले में मैं जब था, जमुई में मैं था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैंने वहाँ 25-30 बालिकाओं की शादी करवाई। अब ये प्रशासनिक अफसर के ड्यूटी चार्ट में लिखा हुआ नहीं है, जी जी, लेकिन ये था कि अपने प्रभाव से मैंने ऐसा करवाया। और यदि आप मुझे मौका दें तो उसको ही कहना चाहूँगा 2 मिनट में। हाँ बताइए। जमुई में आदिवासी बालाएं दतवन आदि तोड़ करके पटना आकर के बेचती हैं और उस क्षेत्र की, और उनका बहुत शोषण भी होता है। जी। ये बचपन से मैं पहले से मैं देखता आ रहा था। जब वहाँ कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जाने का मौका मिला तो मेरे दिमाग में बात आई कि इनके जीवन में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो मैंने प्रयास किया और 25 ऐसे परिवार मुझे मिले जो गरीब आदिवासी परिवार थे और जो शादी करना चाहते थे अपनी बच्चियों की, लेकिन उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं था। तो उस वक्त के एक सज्जन, उनका नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा पर्सनलाइज्ड रहता है, मैंने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है और वहाँ स्टेडियम है जमुई के बगल में, एक जगह है अभी मैं भूल गया, वहाँ गिद्धौर। अच्छा। गिद्धौर में एक स्टेडियम है और उसी स्टेडियम में उन बच्चियों की शादी की ये हुई। तो मैं यहाँ पटना आया और पटना शेड्यूल कास्ट कमीशन में मैं गया और मैंने कहा कि अगर आप किसी लड़के को लोन दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कितना तक आप दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि 1.25 लाख रुपया, 1 लाख रुपया तक मैं दे सकता हूँ। तो उस वक्त जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो भी आईएएस में ही थे, व्यक्तिगत संपर्क अच्छा था मेरा। तो मैंने उनसे पूरी बात अपना पूरा प्लान कहा। मैंने कहा कि मैं 25 ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता हूँ। अच्छा। और ये 25 ऑटो रिक्शा मैं उन लड़कों को दूंगा जो शादी करेंगे उन बच्चियों से, और शादी के दूसरे दिन से वो 300, 400, 500 रुपये कमाना शुरू कर देंगे। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। ये आज से 25 वर्ष पहले की बात है जी। 22 वर्ष पहले की बात है। तो वहाँ से मैं आया जमुई, मैंने स्टेट बैंक के मैनेजर को बुलाया। मैंने कहा कि अगर, और फिर मैं वहाँ से गया था ऑटो रिक्शा वाले जो यहाँ पर जो एजेंसी थी, मैंने उनसे पूछा कि आप एक ऑटो रिक्शा कितने में दे सकते हैं? उस वक्त एक ऑटो रिक्शा 1,28,000 में मिलता था। तो 95,000 रुपया स्टेट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन से, 5,000 रुपया जो मुख्यमंत्री ने गरीब आदिवासी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन के बालिकाओं की शादी के लिए जो फिक्स किया था वो, और 7 या 8,000 रुपया मैंने बैंक के मैनेजर को कहा कि मेरे जिम्मे पर तुम इस लड़के को दो। ये जिम्मा मेरा है, अगर नहीं कोई देगा तो मैं दूंगा। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो 1,28,000 में उस वक्त एक ऑटो पर, हालांकि यद्यपि ऑटो का ज़्यादा दाम था, लेकिन एक ही बार जब 30 ऑटो खरीदा गया तो काफ़ी इसमें कम रेट पे मिला। और अपने काम के जैसा मैंने इसको किया कि, तो वहाँ शादी हुई और कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने लड़के को कपड़ा लत्ता देना
ये सब किया। शादी अच्छे ढंग से एक ही साथ हुई सब लोगों की शादी। और उसके बाद जब लड़की वहाँ से विदा हुई तो उस दिन एक एक चालक उनको लेके गया और लड़की लड़का उसी ऑटो रिक्शा पर विदा हुए। और दूसरे दिन से वो लड़का ऑटो रिक्शा चलाने लगा और डीटीओ से कहा कि मैंने सबों को एक ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलवा दिया सब लोगों को। और आप समझिए कि वो लड़की जो अपने ससुराल में गई तो ससुराल में पैर रखने के दूसरे दिन से ही उसका हस्बैंड अगर 500 रुपया 400 रुपया कमाने लगा तो लक्ष्मी स्वरूपा हो गई वो। बिल्कुल। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे काम मुझे करने का मौका मिला, जिसको सबको कहना उचित भी नहीं है और समय भी नहीं होता है। जी। लेकिन ऐसा कर सकता है कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर थोड़ा सा दिमाग लगावे और अपने स्वहित को नहीं सोच के समाज के हित को सोचे तो बहुत कुछ कर सकता है। यही आकर्षण है इस पेशा का दोस्तों कि आपके पास अथाह पावर है, बस आपके पास इच्छा शक्ति और विजन होना चाहिए। और आपके पास होता है तभी आप इस सर्विस में आते हैं। बस उसको भूलना नहीं है कि मैं इस जॉब में क्यों आया था। और आप जब आते हैं आप करते हैं और जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है, बता भी रहे हैं। सर अब अंतिम प्रश्न कि आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा मेरे छोटे भाई बहन हैं। जी। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी रुझान क्या है। यदि आपका रुझान फिल्मी दुनिया के प्रति है तब आप इधर आना मत सोचिए। यदि आपका रुझान बिजनेस की तरफ है तब भी आप इसके लिए बहुत सफल नहीं होंगे। अपने रुझान को पहले देखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में आपके सपने पूरे होंगे तभी इसके बारे में सोचिए। और जब एक बार सोच लीजिए फिर नाउ और नेवर, इस बात को याद रखिए। हमको होना है, होना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा अगर सोच लेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। मैं समझता हूं कि इतना, इससे ज़्यादा कहना अतिशयोक्ति हुई। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राणा अवधेश, जिस दमखम के साथ और जिस ऐतिहासिकता के साथ तमाम बारीकियों से आपको अवगत कराया। अपनी कार्यशैली में जो जो इन्होंने उत्कृष्ट काम किया उसके बारे में भी आपको बताया। साथ ही जो मैसेज था क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिसाइज आपको बताएं। तो ये रुतबा और ये व्यक्तित्व होता है किसी आईएएस का। और आप भी अगर इस सेवा की तरफ आने की सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपनी मीटिंग छोड़कर हमारे साथ समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।